गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं जिसमें हमने पहले आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला टॉपिक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहा होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो अब एक टॉपिक का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगा लेंगे हेडिंग, और उसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री दो चीज़ों के ऊपर निर्भर है, एक ट्राइंगल और एक ज्योमेट्री। ट्राइंगल में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे और ज्योमेट्री में हम क्वाड्रेंट के बारे में, और यही क्वाड्रेंट और राइट एंगल ट्राइंगल को मिला के पूरी ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, पहले क्वाड्रेंट की हम थोड़ी देर की दूसरे तीसरे वीडियोज़ में जानेंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो आप जान रहे होंगे बहुत अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो जाता है कि मेरा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और हम अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। ये ट्रायंगल का ही सिग्नेचर है जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज हिंदी में कह रहे होंगे, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप थोड़ा डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू करूँगा। मैं ये मान के चलूँगा कि इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, और जिनको आता है वो भी ज़बरदस्ती देखिए, क्योंकि आने वाले सीरीज़ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे थोड़ा पैसेंसफुली देखें। अगर आपको आता है तो भी ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है आपको तो भी ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें 90 डिग्री का कोण है, और अगर ये 90 डिग्री का कोण है, सबसे पहली बात अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है और अब इसको मैं थीटा मान लूँ और इसको मैं फाई मान लूँ, एंगल को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, और इसकी नेमिंग अगर कर दूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा प्लस फाई प्लस ये तो पता है कि ये 90 डिग्री है, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर आएगा। अगर आप बात करें तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ रही होगी 90 डिग्री। तो देखिए एक बात यहाँ से आप समझ गए कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण, बचा हुआ दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर है। मीन्स पे आवे सवाल मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो थीटा प्लस फाई का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एक बात आप यहाँ से समझ गए। अब देखिए जरा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें, इस एंगल पे अगर हमारी आँख होगी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे होंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हम इसको कह रहे होंगे, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो लंब कहते हैं, ठीक है। इसके यहाँ अगर हम खड़े हैं तो जहाँ पे खड़े वो तो मेरा बेस कहलाएगा, तो मैं इसको बेस कह रहा हूँगा, जिसको हम लोग हिंदी में आधार कह रहे होंगे। और ये अगर परपेंडिकुलर और आधार हो गया, बेस हो गया, तो ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा, जिसको हम लोग कर्ण कह रहे होंगे। समझ गए। तो एक बात आपको क्या समझनी है कि अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा फाई को, अगर हम इस थीटा के अकॉर्डिंग बात करें तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसके सामने वाली भुजा, और जहाँ मेरी आँख है वो आप बेस कहलाएगी, और ये हाइपोटेनस कहलाएगी। किसके अकॉर्डिंग? थीटा के अकॉर्डिंग। अगर हम एक और ट्रायंगल बना लें, देखिए अगर हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इसमें तो ये कोण 90 डिग्री फिक्स है। अब मैं बात कर रहा हूँ थीटा की नहीं, अब मैं बात कर रहा हूँ फाई की, जो यहाँ पे था, ठीक है जी। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देख रहे होंगे तो मेरी आँख कुछ ऐसे यहाँ पे आँख हो रही होगी क्या? अगर हम यहाँ से इस एंगल के थ्रू देखें तो इस एंगल के थ्रू जहाँ मेरी आँख है यानी वो मेरा बेस हुआ, और इस एंगल के थ्रू परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी अब हम इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसको मान रहे होंगे, जिसको हम हिंदी में आधार कह रहे होंगे, इसको बेस मान रहे होंगे, इसको लंब कह रहे होंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंब कह रहे होंगे, और इसको हम आधार कह रहे होंगे।
ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज जिसको हम कर्ण कह रहे होंगे। यानी एक बात आपको यहाँ से समझनी थी, कंक्लूजन क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। बदलेगा कौन? परपेंडिकुलर और बेस, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? ये दोनों एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। और अगर हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आधार। आपको अगर नहीं समझ आया तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ट्रिपलेट पर डिपेंड करता है। ट्रिपलेट कैसे निकलता है, कैसे ट्रिपलेट का जन्म हुआ, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे होंगे, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें हम आपको एक एक बात समझ में आ रहा है। और ट्रिपलेट का आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपसे नहीं बने, जल्दी बनेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको प्रूफ करके ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिपलेट की नॉलेज होगी तो आप तुरंत समय को बचा करके और सवाल को कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 4 5, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये ट्रिपलेट है। इसको हमने कह दिया थीटा, इसको हमने कह दिया फाई, और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब देखिए, अगर हम बात करें साइन थीटा की, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? P/h। अभी हम तुरंत बताने वाले, बस कुछ सेकंड्स में हम आने वाले हैं। P/h, तो थीटा के अकॉर्डिंग P हो गया परपेंडिकुलर, यानी 4, और h तो हमेशा और हमेशा 5। लेकिन अगर हम यही बात करें साइन फाई, तो फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अभी हमने बताया 3 और h हमेशा 5। तो अब देखिए इसी साइन की वैल्यू बदल गई, 4/5 और 3/5 हो गई। कैसे हो गई? ये बदलने का कारण क्या था? ये बदलने का कारण इस थीटा और फाई के अकॉर्डिंग था। अगर ये थीटा और फाई हम बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतनी सी बात है, हमने इतनी सी बात आपको बताया। अभी तक हम कुछ नहीं जाने, हम बस ये जाने कि बेसिक्स हो सके से। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे जानते हैं वो ज़बरदस्ती इस वीडियो को देखें, बिना कुछ सोचे समझे देखें। आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक रिवीजन लेसन में हैं और आप पढ़ रहे हैं। और मैं उन बच्चों के लिए जो कुछ जानते ही नहीं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है, तो मैं शुरुआत एकदम 0 से कर रहा हूँ और आपको हीरो या फिर हीरोइन दोनों ही बनाने वाला हूँ। अगर आप फीमेल हैं, लेडा हैं तो हीरो बनेंगे, लेडी हैं तो हीरोइन बनेंगे। आप टेंशन ना लें। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मॉडल बनाना, अभी मॉडल भी बनाएंगे, इतने मॉडर्न हैं हम तो मॉडल भी बनाएंगे आपको। आप टेंशन मत लो, हम समझ चुके कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात क्या है, वो ये है कि पूरे ट्रायंगल में ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो आपको इन 3 परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के आपस में क्या मिल रहे होंगे? रेशियोज मिल रहे होंगे। क्या मिल रहे होंगे? रेशियोज। अगर हम इस P से इस H को डिवाइड करें तो आपको मिल रहा होगा P/h। अगर हम इस B को इस H से डिवाइड करें तो B/h मिल रहा होगा। इस P और इस B को आपस में डिवाइड करें तो P/b हो रहा होगा। अब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पूरे 3 ही एजम्पशंस हुए थे, ठीक है ना, यानी 3 रेशियो बने थे। लेकिन फिर बाद में पता ये निकाला गया कि अगर P/b हमने देख लिया और कभी ज़रूरत हमें B/p की पड़ गई तो, कभी ज़रूरत हमें H/b की पड़ गई तो, कभी ज़रूरत हमें H/p की पड़ गई तो इसने क्या किया, फिर से इसको हमने पलट करके देख लिया कि कैसे ये आएगा। तो B/p आ गया, इसको पलट के H/b के फॉर्म पे देख रहे होंगे और इसको पलट के हम H/p के फॉर्म पे देख रहे होंगे। क्लियर है? अब इसमें नेमिंग किया गया, क्या नाम? अभी कहा ना अजम्पशंस हुए हैं, तो मैंने इसका नाम रखा गया साइन थीटा। यानी आप इस P/h को साइन थीटा के रूप में देखेंगे, B/h को हम कॉस थीटा के रूप में देखेंगे, P/b को आप टेन थीटा के रूप में देखेंगे। इसका नाम साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, टेन रेशियो लगा है, ठीक है। अब जैसे ही ये पलट गया तो इसका नाम रखा गया कॉट थीटा रखा गया, इसका नाम रखा गया सेक थीटा और इसका नाम रखा गया है कोसेक थीटा। यानी हमने 3 एजम्पशन से और 3 निकाल करके देख लिया और नेमिंग कर दिया कॉट, सेक और कोसेक। यानी P/h साइन थीटा, B/h कॉस थीटा, P/b टेन थीटा, B/p कॉट थीटा, H/b सेक थीटा और H/p कोसेक थीटा। अब मैंने आपको पहले वाले जो इंट्रो वाले वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि इसी से फिर मैं रिलेशंस निकाल रहा हूँ। कैसे रिलेशंस निकलेंगे आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए ये P/h है, क्या ये क्या है? P/h है और ये क्या है? H/p है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ
क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। यानी हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई रिलेशन की, मल्टीप्लाई रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई रिलेशन की बात करूं और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आप बताओ h से कैंसिल आउट हो गया और p से कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 1 दे रहा होगा। और क्या p/h को ही हमने साइन थीटा कहा है क्या, और h/p को हमने कॉसेक थीटा कहा है, और यही दो वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका मतलब ये हो रहा होगा कि साइन थीटा इंटू, ये डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं उसको, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1 आ रहा होगा क्या। अगर हम इस वाले कॉस थीटा को, अगर हम इस वाले कॉस थीटा के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो आप मुझको बताइए कि क्या ये बी और एच कैंसिल आउट होने के बाद, और जिसका नाम कॉस थीटा और सेक थीटा है, तो क्या मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 कह सकता हूँ। और उसी प्रकार सिमिलरली हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये p/b और ये b/p को भी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, जिसका मतलब था tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू आ रहा होगा क्या। तो आप मल्टीप्लाई रिलेशन से 3 फार्मूला जनरेट कर पाएँ, क्या जी, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब कभी भी आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा होगा। कॉस और सेक कहीं भी दिख जाए, कॉस इंटू सेक कहीं भी दिख जाए तो आप उसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। टैन और कॉट कहीं भी दिख जाए मल्टीप्लाई फॉर्म पे तो आप उसको 1 कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इस रिलेशन से फिर एक अलग रिलेशन निकालते हैं। क्या निकलेगा, वो निकलेगा ये कि देखिए ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 था। अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या ये कॉसेक थीटा 1 के नीचे आ जाएगा क्या। यानी आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। समझ गए क्या। और सिमिलरली कॉसेक थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा होगा 1 सेक थीटा। आ रहा है क्या। और अगर सेक थीटा की सिमिलरली वैल्यू निकालूँ तो 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो टेन थीटा बराबर क्या हो रहा होगा 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू सिमिलरली निकाल सकते हैं 1/10। तो अब इसका नाम हम दे रहे होंगे रिलेशंस में रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती वैल्यूज़ कह सकते हैं इसको गुणनखंड संबंधी कह सकते हैं, आप जो मर्जी आप कह लीजिए, ठीक है ना। बस आपको समझने है बात कि क्या है ये माजरा। और आप एक बात और देखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एक और रिलेशन कहेंगे जो बहुत नायाब ही, मतलब एक हीरा मिल रहा होगा हमको इन फार्मूला से, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में। ठीक है, उसका हम अगर नाम करना चाहें तो हम पहले देखते हैं कि क्या निकलता है। आप देखिए साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा होता है क्या, अभी जाने थे p/h होता है। अगर इस p/h में हम खुद से एक मिनट, हम बात कर रहे थे नायाब फार्मूला की। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर टेन थीटा लेते हैं, देखिए जो नया फार्मूला नायाब फार्मूला निकलेगा उसके बारे में बात कर रहे थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू आ रहा होगा p/b। और अभी आप जान चुके ये रेशियो से, इस पूरे को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कह रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कह रहे थे। ठीक है, ये रेशियोज है। टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। और आप मुझको बताइए कि इस p में भी हम हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दें, तो आप मुझको क्या ये नहीं कह सकते कि जैसे ही आप p में h और b में h को डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि p और b के लिए h कॉमन है। अभी बताया ना कि p b में और b p में उस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हाइपोटेनियस अपनी जगह पर है। तो हमने देखा कि हाइपोटेनियस अगर दोनों में कॉमन है, दोनों में हम अगर इसको डिवाइड करके देखें तो क्या मिलेगा, तो p/h जिसकी वैल्यू थी साइन थीटा, b/h जिसकी वैल्यू थी कॉस थीटा, तो आपको एक गोल्डन फार्मूला मिल रहा होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर आप ये बात समझ गए कि टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में मल्टीप्लाई रिलेशन में यानी रेसिप्रोकल वैल्यू है, तो आप यहाँ से एक और बात देखेंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p होता है। तो हमने इसमें भी डिवाइड करके देख लिया। जैसे ही हमने इसमें h डिवाइड करके देखा तो आपको मिल रहा होगा b/h जिसकी वैल्यू cos थीटा होती है और p/h जिसकी वैल्यू sin थीटा होती है। और आपको
दो गोल्डन फार्मूला मिल गया, एक टेन थीटा का और एक कॉट थीटा का। साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, और इस वाले को हम नाम दे रहे होंगे कोसेंट रिलेशन। आप बात समझ गए। और बेसिक्स में इस बेसिक पे ही मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूँ, और सारे एनटीपीसी के अच्छे मेंस के सवाल के अभी मैं तुरंत ही आपको दिखाने वाला 2018 मेंस में सवाल आने वाले इन्हीं बेसिक्स हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि आप ये बता क्यों रहे हैं, तो देखिए एक सवाल आपके लिए मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है। सवाल में ये था, ये हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से आप पहले भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और नहीं भी जानते तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एक सवाल लेते हैं, पेपर का आया हुआ सवाल है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, ठीक है, एंड tan फाई इज इक्वल टू 15/17। फाइंड करने बोला था, फाइंड कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ट्रिपलेट याद करनी है, और मैंने कहा ना अभी आने वाले वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपलेट ही बता रहा हूँ, ट्रिपलेट बनता है कैसे ट्रिपलेट का जन्म हुआ, ठीक है, वो सब हम आपको समझा रहे होंगे। तो साइन थीटा, जैसे कि अगर हम इसी ट्रायंगल पे देखें तो साइन थीटा होता है p/h। अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू कितनी है, p है, ये वाली वैल्यू कितनी है, h है, यानी p के जगह में हम, और एक बात, अगर ये 90 डिग्री है और थीटा है और फाई है, यानी दो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री है और इसको मैंने थीटा माना तो ये हर हाल में फाई होगा क्या, एकदम होगा। और साइन थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा p/h, साइन थीटा p/h होता है, और थीटा के अकॉर्डिंग p ये है, यानी p के जगह वैल्यू कितनी, 8, और h के जगह वैल्यू कितनी, 17, हो गया क्या। अब क्वेश्चन में आगे दे रखा है tan फाई, और जैसे ही फाई लेंगे तो फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो रहा होगा, ये सामने वाला, और सामने वाला अगर हम बात करें तो सामने वाले की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 15, ये 15, और नीचे क्या दे रखा था, 5, tan फाई क्या होता है p/b, अच्छा ये 8 दे रखा था, 15/8 दे रखा था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो tan फाई इक्वल टू 15/8 दे रखा था, क्या सेटिस्फाई हो गया, क्या p/b हो गया। अगर ये सेटिस्फाई हो गया, आपसे पूछ रहा था cos थीटा प्लस फाई, मैंने इस सवाल को निकालने के लिए कुछ करा ही नहीं, लेकिन मैं इसको फिर भी छेड़ना इसलिए चाह रहा था कि ताकि आप ये बात समझ पाएँ कि कैसे ये एंगल के अकॉर्डिंग p और इस एंगल के अकॉर्डिंग p बदल जाता है, b बदल जाता है, ठीक है। सवाल में हमसे सिर्फ ये पूछा था कि cos थीटा प्लस फाई क्या हो, ठीक है, और इससे आपको ये भी पता लग गया कि ये जो रेशियोज दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है 8, 15, 17 का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने सबसे पहले एक छोटी सी बात बनाई जो आपको शायद नोटिस भी ना हुआ हो, कि अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का वैल्यू का सम थीटा प्लस फाई 90 होगा। तो क्या आप बिना कुछ सोचे इसको थीटा प्लस फाई की जगह 90 लिख सकते हैं क्या, और 90 का आंसर कितना हो रहा होगा, 0, और यही सवाल का उत्तर था। पेपर में आए हुए सवाल है, इस बार हल कर, आप समझ पा रहे हैं। तो इतने बेसिक सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि ट्रिपलेट का जन्म कैसे। अगर ट्रिपलेट की वैल्यूज़ आप समझ गए होंगे तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और सवालों को करने में आप बहुत ज़्यादा समय बचा रहे होंगे, ठीक है, और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आई होप देख करके। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ, बशर्ते तभी वो मेहनत सक्सेस हो पाएंगी, तभी वो मेहनत बहुत अच्छा हो पाएगा जब आप खुद अपने लिए मेहनत करें, ठीक है ना। टिल देन टाटा, बाय बाय।